नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से डालें आज की हेडलाइंस पर नजर। प्रधानमंत्री ने किया आरआरटीएस के पहले चरण का उद्घाटन। आरआरटीएस से एनसीआर में होगी तरक्की, पर्यावरण पर दबाव होगा कम। रफा बॉर्डर सुर्खियों में, गाजा में मदद पहुंचाने का है एकमात्र रास्ता, मिस्र नहीं है बॉर्डर को खोलने को तैयार। और जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार सुर्खियों में, भंडार को खोलने की मांग तेज, 3 दशक से नहीं खुला है ताला। आइए खबरों की शुरुआत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए समर्पित भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। नई आरआरटीएस ट्रेनों को नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि आरआरटीएस परियोजना के तहत 8 गलियारे विकसित किए जाएंगे, जिनमें से 3 का निर्माण पहले चरण के तहत किया जा रहा है। पहले चरण में शामिल हैं 82 किलोमीटर का दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, 164 किलोमीटर का दिल्ली से अलवर और 103 किलोमीटर का दिल्ली से पानीपत रूट। भविष्य में दिल्ली से पलवल, गाजियाबाद से खुर्जा, दिल्ली से रोहतक, गाजियाबाद से हापुड़ और दिल्ली से बड़ौद के लिए बीच कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री ने 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया है। पूरा गलियारा 2025 तक चालू होगा। आइए समझते हैं आरआरटीएस परियोजना को। देखिए, आरआरटीएस सेमी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी परियोजना है। आरआरटीएस को बनाने में किसका हाथ है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस का निर्माण किया है। यह केंद्र सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों की एक संयुक्त उद्यम के तौर पर कंपनी है। आइए समझते हैं कि आरआरटीएस मौजूदा मेट्रो या रेलवे सिस्टम से किस तरह से अलग है। आरआरटीएस ट्रेनें मेट्रो ट्रेनों की तुलना में काफी तेज गति से चलेंगी। ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी, लेकिन इन्हें 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो ट्रेनें अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। हालांकि भारतीय रेलवे की तुलना में आरआरटीएस ट्रेन अपेक्षाकृत कम दूरी तय करेगी, लेकिन इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और औसत रेलवे कोच की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक आराम प्रदान करेगी। आरआरटीएस परियोजना की सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात का जवाब अगर जानना चाहें तो इसकी ट्रैक डिजाइन इसकी खासियत है। चूंकि आरआरटीएस परियोजना का लक्ष्य यात्रा के समय को काफी कम करना है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि ट्रैक संरचना का डिजाइन उच्च गति के लिए उपयुक्त हो। आरआरटीएस के लिए ट्रैक सिस्टम के रूप में प्रीकास्ट स्लैब ट्रैक सिस्टम का यूज किया गया है। इस तकनीक का उपयोग भारत में पहली बार किया गया है। प्रीकास्ट ट्रैक स्लैब तकनीक उच्च क्षमता वाले गिट्टी रहित ट्रैक स्लैब का उत्पादन करती है, जिनका जीवन चक्र बहुत लंबा होता है और कम रखरखाव की जरूरत होती है। इसके कारण ट्रैक का पूरा जीवन चक्र लागत भी कम है। आपको बता दें कि आरआरटीएस प्रीकास्ट ट्रैक स्लैब का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया है। अब बात करते हैं कि आरआरटीएस परियोजना के फायदे क्या हैं। आरआरटीएस परियोजना के बहुत सारे फायदे हैं। परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर प्रेरित करना है और सड़क या राजमार्गों के साथ साथ मौजूदा मेट्रो और रेलवे नेटवर्क पर भीड़ को कम करना है। इससे पर्यावरण पर दबाव और प्रदूषण कम होगा और एनसीआर की हवा की क्वालिटी भी सुधर पाएगी। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें तो परियोजना का लक्ष्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और एनसीआर में नए वाणिज्यिक केंद्र खोलने को प्रेरित करना है। उम्मीद की जा रही है कि इससे दिल्ली के उपनगरों में रहने वाले लोगों को अपने ऑफिस या व्यवसाय के कारण दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में रहने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। ये भी उम्मीद की जा रही है कि यात्रा का समय कम होने से क्षेत्र की समग्र आर्थिक उत्पादकता बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा राज्यों में फैले उपनगरीय स्थानों और उसके आसपास अधिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कमेंट करके बताइए कि सरकार की ये परियोजना आपको कैसी लगी। इजराइल हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है और इजराइल द्वारा गाजा पट्टी की पूरी घेराबंदी भी हो गई है। हाल ही में आपने देखा और सुना होगा कि गाजा के एक हॉस्पिटल पर भी हमला हुआ और कई निर्दोष लोग मारे गए। अब जो गाजा के स्थानीय निवासी हैं, उनके साथ बड़ी समस्या ये है कि वो कहां जाएं।
ऐसे में रफा बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहां से फिलिस्तीनी नागरिक गाजा युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल सकते हैं और गाजा में मानवीय सहायता, दवा, पानी, खाने का सामान और अन्य जरूरी सामान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि मिस्र रफा बॉर्डर को खोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। आइए समझते हैं रफा बॉर्डर से रिलेटेड मुद्दे को। पहले रफा बॉर्डर की ज्योग्राफी को समझिए। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग या रफा क्रॉसिंग पॉइंट मिस्र और गाजा पट्टी के बीच एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है। यह गाजा मिस्र सीमा पर स्थित है, जिसे 1979 की मिस्र इजराइल शांति संधि द्वारा मान्यता दी गई थी। यहीं पर है रफा भूमि बंदरगाह, जिसे सलाह अल दीन गेट के नाम से जाना जाता है। रफा भूमि बंदरगाह पर अक्टूबर 2009 में कथित तौर पर सुरंगों को नष्ट करने के लिए इजराइल द्वारा बमबारी की गई थी। इसके बाद एक नया रफा क्रॉसिंग पॉइंट रफा के दक्षिण में बनाया गया था। इसे अरबी में अल अवदा भी कहा जाता है। मिस्र ने दक्षिणी गाजा शहर राफा के पास इस क्रॉसिंग को 10 अक्टूबर से सील कर रखा है। डिप्लोमेटिक देरी को इसका कारण बताया जा रहा है, मतलब वहां के लीडर्स ये तय नहीं कर पा रहे कि इसे खोला जाए या फिर नहीं। संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी प्रमुख का कहना है कि मिस्र के अधिकारियों को गाजा वासियों की बड़ी संख्या में घुसपैठ का डर है, इसलिए वो बॉर्डर को नहीं खोल रहे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि मिस्र गाजा से हजारों फिलिस्तीनियों के स्थायी पुनर्वास में कोई भूमिका नहीं निभाना चाहता। राफा क्रॉसिंग पर प्रतिबंध ज्यादातर उत्तरी सिनाई में सुरक्षा चिंताओं के बारे में है। यहां मिस्र के अधिकारी लंबे समय से अलकायदा से जुड़े जिहादियों के साथ घातक संघर्ष में शामिल हैं। इस गतिरोध को सुलझाने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो रहे हैं, क्योंकि सहायता एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि गाजा में स्थिति मानवीय तबाही के करीब पहुंच रही है। इजराइल गाजा पर संभावित जमीनी आक्रमण की तैयारी में है और इजरायली हवाई हमलों के बीच गाजा पट्टी में रहने की स्थिति तेजी से खराब हुई है। सरहदों के इस अमानवीय सिचुएशन पर जावेद अख्तर साहब की कुछ लाइन एकदम सटीक बैठती हैं। ये लाइन है, पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और हमने क्या पाया इंसान होके। कमेंट करके बताइए कि मिस्र को रफा बॉर्डर को खोलना चाहिए या फिर नहीं। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है। इस बैच की शुरुआत 23 अक्टूबर 2023 को हो रही है। यह बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में एक नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 18 महीने, गोल्ड में 30 महीने और प्लेटिनम में 42 महीने तक रहेगी। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। कोर्स के प्राइस 23,999 रुपए से शुरू हो रहे हैं। हम भारतीयों में खजाने को लेकर एक अलग तरह का उत्साह देखा जाता है। खासतौर पर मंदिरों के खजाने को लेकर उत्साह अपने चरम पर होता है। सबको यही जानना होता है कि इन मंदिरों के अंदर कितना धन छुपा रखा है। अकूत धन ही एक बड़ी वजह थी कि कई विदेशी आक्रमणकारियों ने मंदिरों को ही अपना निशाना बनाया। आपको याद होगा, कुछ साल पहले केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने को लेकर कई खबरें आई। लोग अनुमान लगाते थे कि इस मंदिर के खजाने में इतना सोना रखा है कि इस खजाने से पूरे भारत की गरीबी दूर हो सकती है। खैर, अभी पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खबरों में है। जैसे जैसे ओडिशा में विधानसभा चुनाव और आम चुनाव करीब आ रहे हैं, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार यानी खजाने के कमरे को खोलने की मांग फिर से तेज हो रही है। आपको बता दें कि मंदिर के खजाने वाले कमरे का ताला 3 दशकों से नहीं खोला गया है। क्या है मंदिर का रत्न भंडार, इसे सालों से क्यों नहीं खोला गया और अब इसका ताला खोलने की मांग क्यों उठ रही है, आइए समझते हैं पूरे मामले को। श्री जगन्नाथ मंदिर को 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर के रत्न भंडार में भक्तों और पूर्व राजाओं द्वारा भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा पर चढ़ाए गए बहुमूल्य आभूषण संग्रहित हैं। रत्न भंडार मंदिर के भीतर स्थित है और इसमें 2 कक्ष हैं। एक है भीतर भंडार और दूसरा है बाहरी भंडार। अब ये तो आपको पता ही होगा कि श्री जगन्नाथ मंदिर वार्षिक रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा के दौरान एक प्रमुख अनुष्ठान किया जाता है। इसका नाम है सुनाबेशा। इसका मतलब होता है भगवान को स्वर्ण भेष पहनाना। सुनाबेशा के लिए आभूषण लाने के लिए बाहरी कक्ष को नियमित रूप से खोला जाता है, लेकिन अंदरूनी कक्ष, आंतरिक कक्ष पिछले 38 वर्षों से नहीं खुला। अब आपका सवाल होगा कि रत्न भंडार कौन खुलवाना चाहता है और क्यों? दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कक्ष की मरम्मत या संरक्षण के लिए
रत्न भंडार को खोलने की मांग की जा रही है। ऐसी आशंका है कि इसकी दीवारों में दरारें उभर आई हैं, जिससे वहां रखे कीमती आभूषण खतरे में पड़ सकते हैं। सेवकों, भक्तों और मंदिर प्रबंध समिति के सदस्यों ने संरचना और इसकी सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे फिर से खोलने के लिए कहा है। वहीं पूरी राज परिवार भी रत्न भंडार खोलने के पक्ष में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रत्न भंडार को आखिरी बार 1978 में खोला गया था। देखिए, खजाना खोलने की भी एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप चाबी लेकर गए और ताला खोल दिया। इसके लिए ओडिशा सरकार की अनुमति जरूरी है। लेकिन अभी एक और समस्या है। 2018 में कमरे को खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन पता चला कि कमरे के ताले की चाबी ही गुम हो गई है। आपको बता दें कि पुरी का कलेक्टर ही भीतर भंडार के खजाने की चाबी का संरक्षक होता है। तो अब ताला खोलने का मुद्दा फिर क्यों उठा है? क्योंकि 2022 में एएसआई ने एक बार फिर श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष का निरीक्षण करने की अनुमति मांगी है। हालांकि अभी इसकी अनुमति मिलना बाकी है। उड़ीसा हाईकोर्ट में भी इस मामले में संबंधित एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने रत्न भंडार की आंतरिक दीवारों की मरम्मत से संबंधित कार्य योजना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष को खोलने की बढ़ती मांग को देखते हुए मंदिर प्रबंध समिति ने अगस्त में सरकार से सिफारिश की कि रत्न भंडार 2024 की वार्षिक रथ यात्रा के दौरान खोला जाए। कमेंट करके बताइए कि ऐसे मंदिरों के खजाने को खोला जाना चाहिए या फिर नहीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉश एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्यों में महिला एवं बाल मंत्रालयों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इस फैसले की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक जिले में एक जिला अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि पॉश अधिनियम 2013 में राज्य के हर जिले में एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। आइए समझते हैं पॉश एक्ट को। पॉश अधिनियम 2013 में बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। यह कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न की समस्या को हल करने के लिए बनाया गया एक कानून है। कार्यस्थल मतलब हुआ कोई ऑफिस, कोई दुकान, कोई भी अन्य व्यावसायिक जगह जहां पर महिला काम करती हो। अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना तथा उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 के मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय में विशाखा दिशा निर्देश जारी किए थे। विशाखा दिशा निर्देश के आधार पर ही महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 को सरकार द्वारा बनाया गया। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पॉश एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा क्या है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के तहत अनुचित तरीके से छूना और यौन प्रस्ताव देना, यौन संबंध बनाने के लिए मांग या अनुरोध करना, अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील चित्र दिखाना तथा कोई भी अवांछित शारीरिक, मौखिक या फिर गैर मौखिक व्यवहार जैसे कार्य शामिल है। ये एक्ट कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए नियोक्ताओं पर कानूनी दायित्व डालता है। इस एक्ट में आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी का प्रावधान है। नियोक्ताओं को 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर एक आईसीसी का गठन करना जरूरी है। आईसीसी यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए बनाई जाती हैं। शिकायत समितियों के पास साक्ष्य एकत्र करने के लिए दीवानी अदालतों की शक्तियां मिलती हैं। अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड का भी प्रावधान है, जिसमें जुर्माना और व्यवसाय लाइसेंस को रद्द करना तक शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला सुरक्षा से संबंधित अन्य पहले हैं वन स्टॉप सेंटर योजना, उज्ज्वला योजना, स्वाधार गृह योजना इत्यादि। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 2 शुरू किया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारत में संगठित साइबर वित्तीय अपराधों के बुनियादी ढांचे का मुकाबला करना और उन्हें नष्ट करना है। आपको बता दें कि संगठित अपराध से निपटने के लिए सीबीआई मामलों का विवरण एफबीआई, इंटरपोल, यूके में एनसीए, सिंगापुर पुलिस और जर्मनी की बीकेए सहित अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करेगी। गुजरात के कच्छ जिले के धोरदो गांव को यूएनडब्ल्यूटीओ ने आधिकारिक तौर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी है। धोरडो की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए यह सम्मान भारतीय पर्यटन की महत्वपूर्ण क्षमता को प्रदर्शित करता है। हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर भारतीय नौसेना को सौंप दिया। इसका नाम है इम्फाल। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 15B के तहत
हथियारों और सेंसर्स की उन्नत क्षमताओं के साथ 4 उन्नत स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का निर्माण किया जाएगा। अभी हालिया शोधों के अनुसार पाया गया कि कोविड-19 संक्रमण से गुइलेन-बेरी सिंड्रोम विकसित होने का खतरा शुरुआती 6 सप्ताह के भीतर बढ़ जाता है। आपको बता दें कि गुइलेन-बेरी सिंड्रोम एक दुर्लभ ऑटो इम्यून स्थिति है। इसमें व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली उसके ही नर्वस सिस्टम पर हमला करना शुरू कर देती है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही रफा बॉर्डर किसके बीच स्थित है? गाजा और इजराइल के बीच, इजराइल और लेबनान के बीच, इजराइल और इराक के बीच, या फिर मिस्र और गाजा के बीच? अगला सवाल है, पॉश अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 2013, 2012, 2014 या फिर 2011? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, साइक्स-पिकोट समझौता कब हुआ था? 1916, 1917, 1914 या फिर 1913? सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल मैंने पूछा था, अमेज़न नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है मदिरा, वोल्गा, रियो टिंटो, हडसन? सही उत्तर है मदिरा, ऑप्शन ए। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां रोजाना इसकी PDF मिलती है। और साथ ही आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।